हेलो स्टूडेंट, स्वागत है DCA.33 यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बिहार पुलिस 2025 के लिए पॉकेट जीके का जो निचोड़ है ये कराने वाले हैं। ठीक है, आज सेट जो है मेरा आज चौथा सेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, खान सर पब्लिकेशन की ये बुक है। ठीक, और भौतिक विज्ञान हम जो आज सामान्य पदार्थों का सामान्य गुण का आज चौथा सेट है। ठीक है, अगर आप लोग पीछे वाले नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप लोग जाए और देख लें। ठीक है, इसके राइटर हो जाएंगे खान सर, इनको भी आपको याद रखना है। चलो फिर हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल है कि प्रत्यास्था के गुणों के आधार पर पदार्थों के वर्गीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्यास्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण आज हम देखेंगे। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं तन्य पदार्थ, दूसरा होता है भंगुर पदार्थ। तो क्या होता है तन्य पदार्थ, हम इसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे भंगुर पदार्थ। तो फर्स्ट नंबर में है तन्य पदार्थ। तन्य पदार्थ क्या होता है? इन पदार्थों की प्लास्टिक प्रास अधिक होती है। क्या होता है प्लास्टिक पदार्थ, ये भी हम बताएंगे अभी। इन पदार्थों की प्लास्टिक प्रास अधिक होती है, ये आसानी से किसी भी आकार में परिवर्तित किए जा सकते हैं तथा इनके पतले तार भी खींचे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए बात करें शीशा, उसके बाद तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, माइडल स्टील आदि स्प्रिंग तथा सीटों में तन्य पदार्थों का प्रयोग किए जाते हैं। तो एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ गया है कि तन्य पदार्थ क्या है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं, पतले तार बना सकते हैं, जो एक रूप से किसी दूसरे रूप में आसानी से परिवर्तित हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेनली रूप से तन्य पदार्थ कहते हैं। तो इनको आपको याद रखना है और एग्जाम्पल को भी। दूसरा देख लेते हैं क्या है, दूसरा है भंगुर पदार्थ। भंगुर पदार्थ क्या होता है? इन पदार्थों की प्लास्टिक प्रास कम होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तथा ये प्रत्यास्था सीमा को पार करते ही टूट जाते हैं। उदाहरण के लिए कांच, उच्च कार्बन स्टील, ढलवा लोहा इत्यादि। अगर हम बात करें ढलवा लोहा को, अगर हम उसे ज़्यादा मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो प्रत्यास्था मतलब इलास्टिसिटी को जब सीमा पार हो जाती है तो वो जो है क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों जो है आपको अच्छे रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग अभी तक नए हो तो चैनल पर फटाफट लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे कि उसका भी क्वेश्चन छूटे ना। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला है जो बिल्कुल VVI होने वाला है फ्रेंड्स, है हुक का नियम। क्या है फ्रेंड्स? हुक का नियम और प्रत्यास्था गुणांक। तो इसको आप VVI लगा लीजिए, हुक का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल VVI है ये, हुक का नियम और प्रत्यास्था गुणांक। तो चलो हम देख लेते हैं क्या होता है हुक का नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के सीधे आनुपातिक होता है। हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल जो है विकृति के सीधे क्या होते हैं, अनुपातिक होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं प्रतिबल समानुपाती विकृति। इसको याद रखना है, यही तो इसी से तो पूरे मतलब परिभाषा बन जाता है हुक का नियम का। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रतिबल बटे विकृति हो जाएगा। यहाँ पे स्थिरांक जो कांस्टेंट क्या बच जाएगा, ई क्या है, प्रत्यास्था गुणांक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको याद रखना है। ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, यंग गुणांक, ठीक, जिसे हम Y से सूचित करते हैं। दूसरा होता है आयतन गुणांक जिसे K से, और तीसरा होता है आयतन गुणांक या अपरूपण गुणांक। ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक का मान वस्तु की प्रकृति एवं उसके विकृत करने की विधा पर निर्भर करता है। क्या है फ्रेंड्स? वस्तु की प्रकृति एवं उसके विकृत करने की विधा पर निर्भर करता है। क्या? तो प्रत्यास्था गुणांक का मान। तो इनको भी आपको याद रखना है, ये VVI हो सकते हैं। इसका मान वस्तु के ताप पर भी निर्भर करता है। प्रत्यास्था गुणांक का मान किस पे और निर्भर करता है? तो आपको याद रखना है वस्तु के ताप पर। इसका मान वस्तु की विमाएँ जैसे लंबाई, आयतन पर स्वतंत्र होता है। ठीक है, इनको भी याद रखना है। प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार, इनको भी अभी हम देखेंगे। कुछ प्रत्यास्था गुणांक के 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यास्था गुणांक कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको याद रखना है 3 प्रकार के। तो चलो हम देख लेते हैं कौन कौन प्रकार है। तो यहाँ पे फर्स्ट है यंग, क्या फ्रेंड्स, यंग प्रत्यास्था गुणांक। दूसरा है अपरूपण या दृढ़ता गुणांक। तीसरा क्या होता है? तो तीसरा होता है
आयतन, प्रत्यास्था, गुणांक। तो इन तीनों को जो है आपको याद रखना है फ्रेंड्स, आयतन, प्रत्यास्था, गुणांक। तो बारी बारी से हम तीनों को देख लेते क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है यंग, प्रत्यास्था, गुणांक, ठीक है। तो ये क्या होता है इसको देख लेते। प्रत्यास्था सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तनन या संपीड़न और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहा जाता है। इसे Y, कैपिटल Y से निरूपित किया जाता है तथा इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। क्यों पास्कल होता है? क्योंकि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर पास्कल होता है, इसलिए इसका SI मात्रक पास्कल भी हो सकता है। यहाँ पे Y क्या है? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक, कैपिटल Y बराबर हो जाएगा यहाँ पे रो बटे सिग्मा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ इसके बराबर हो जाएगा F गुने L बटे A गुने डेल L, जहाँ रो क्या हो जाएगा प्रतिबल और L क्या हो जाएगा यहाँ पे विकृति, ठीक है। दूसरा है अपरूपण या दृढ़ता गुणांक, इसे G या नीटा से, ये जो लिखा है N नहीं इसको पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है? नीटा पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। नीटा से निरूपित किया जाता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर या पास्कल व बीमा ML1 ML-1T-2 होता है। तो इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। दृढ़ता गुणांक या नीटा बराबर हो जाएगा अपरूपक या विरूपक प्रतिबल, ठीक है फ्रेंड्स, और बटे विरूपण विकृति, ठीक है। इसका जो इधर सूत्र है इसको भी आपको याद रखना है। नीटा बराबर क्या सूत्र होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा नीटा बराबर F गुने L बटे क्या हो जाएगा A गुने dx। अधिकतर पदार्थों के लिए दृढ़ता गुणांक नीटा बराबर Y बटे 3 यंग गुणांक का जो है प्रयोग किया जाता है। इन सभी को आपको याद रखना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट होने वाला इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा और इसका SI मात्रक दोनों को हो जाएगा। और किससे इसे डिनोट करते हैं इसको भी याद रखना है, निरूपित किससे करते। तो चलो फिर हम अगला देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर जो था आयतन, प्रत्यास्था, गुणांक, इनको भी देख लेते। प्रत्यास्था इसे K से निरूपित किया जाता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर व विमा ML-1T-2 होता है। आयतन गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड़ितता कहा जाता है। आयतन गुणांक के अगर व्युत्क्रम हो जाएंगे उसके उल्टा तो उसे क्या कहेंगे? संपीड़ितता कहेंगे। इनको भी याद रखना है। आयतन प्रत्यास्था गुणांक या K बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पे हो जाएगा अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन प्रतिबल। इस सूत्र को आपको याद रखना है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। B बराबर यहाँ पे हो जाएगा -P बटे डेल V बटे V, जहाँ ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि दाब में वृद्धि करने पर आयतन में कमी आती है, ठीक है। यहाँ पे P जो है प्रेस को बताता है और माइनस चिन्ह क्या बताता है? इसमें जो माइनस चिन्ह है कि दाब में अगर हम वृद्धि करेंगे तो आयतन में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। संपीड़ितता बराबर क्या सूत्र होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा K बराबर 1 बटे B बराबर माइनस डेल V बटे V बाय P। तो इनको भी याद रखना है, ये जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट सूत्र हो जाएगा और VBI भी हो जाएगा हमारे दृष्टि से, तो इनको आपको बिल्कुल याद रखना है। तो और सूत्र है, इसको भी देख लेते हैं। क्या है सूत्र फ्रेंड्स? सूत्र है यहाँ पे G बराबर क्या होता है? अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। इनको भी याद रखना है, ये जो एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सूत्र तो हम देख लिए थे, कुछ यादें रखने योग्य बात है उसको भी देख लेते हैं। तो याद रखने योग्य बात क्या है इसको देख लेते हैं, और ये बहुत VBI होने वाला है, इनको आपको याद हमेशा रखना है। यहाँ पे है यंग का गुणांक को ठोस पदार्थों के लिए परिभाषित किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यंग का गुणांक को ठोस पदार्थों के लिए परिभाषित किया जाता है। दूसरा क्या है यहाँ पे? आयतन गुणांक को सभी प्रकार के पदार्थों, ठोस, तरल, गैस के लिए परिभाषित किया जाता है। धातु के लिए यंग का गुणांक की मात्रा बड़ी होती है, इनको भी याद रखना है। धातु के लिए यंग का गुणांक का मात्रा क्या होती? बड़ी होती है। पीटने या पीसने से क्रिस्टल ग्रेन छोटी इकाइयों में विभक्त हो जाते हैं, जिससे पदार्थ की प्रत्यास्था बढ़ जाती है। किसी धातु को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया से धातु में कड़वापन आ जाता है, ठीक है। इनको भी याद रखना, तथा प्रत्यास्था घट जाती है।
ये जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी धातु को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया से धातु में कड़वापन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसका इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था जो है घट जाती है, इनको याद रखना है। उसके बाद है ताप बढ़ने से प्रत्यास्था घट जाती है और शुद्धियाएँ अपनी प्रकृति के अनुसार प्रत्यास्था को घटा या बढ़ा देती है। जिस वस्तु को विमाओं के परिवर्तन के लिए जितने अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होगी वह अधिक प्रत्यास्थ होगा। ठीक है, इनको भी याद रखना है। आयतन प्रत्यास्था गुणांक सर्वाधिक ठोस, उसके बाद द्रव तथा अंत में गैस का होता है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आयतन प्रत्यास्थ गुणांक सर्वाधिक सबसे पहले ठोस में, उसके बाद द्रव में और अंत में गैस में होता है। सभी प्रत्यास्था गुणांकों का मात्रक एवं विमाएं समान होती है, इनको भी याद रखना। तीनों प्रत्यास्था गुणांक के मात्रक और विमाएं क्या है, बिल्कुल समान है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और विमा होता है m(l-1 t-2)। तो ये जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक शेयर कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अगर आप लोग अभी तक DCA.33 को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किएगा। ओके बाय।